नमस्कार विद्यार्थियों, आज का पाठ है समास। मुझे इस बात की अत्यंत प्रसन्नता है कि मेरे इस चैनल से स्कूल और कॉलेज के अनेक विद्यार्थी जुड़ रहे हैं। मेरे इस छोटे से प्रयास की सार्थकता इसी में है कि इससे अधिक लोगों को लाभ हो। आप में से कई लोगों ने मुझे संदेश देकर कहा था कि समास समझने में कठिनाई होती है। तो लीजिए, आज से मैं समास का पाठ आरंभ कर रही हूं। समास का परिचय, उसके भेदों का परिचय, उसके भेदों के उपभेद, इसी क्रम में धीरे धीरे हम समास को विस्तार से उदाहरणों के साथ समझेंगे। तो आइए सबसे पहले जानें समास क्या है। कामता प्रसाद गुरु कहते हैं, दो या अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर उन दो या अधिक शब्दों से जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है, उस शब्द को सामासिक शब्द कहते हैं। और उन दो या अधिक शब्दों का जो संयोग होता है, वह समास कहलाता है। इस परिभाषा में दो तीन ऐसे बिंदु हैं जिन्हें समझने की आवश्यकता है। जैसे दो या अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्द। अब जैसे मान लीजिए कोई सामासिक शब्द है रसोई घर, ये दो शब्दों के संयोग से बना है, रसोई और घर। अब अगर हम इनका विग्रह करते हैं तो होगा रसोई के लिए घर या रसोई का घर। तो ये जो का या के लिए, ये जो विभक्ति प्रत्यय हैं जो इन दो शब्दों में संबंध बता रहे हैं, इनका लोप हो जाता है और फिर सामासिक शब्द बनता है रसोई घर। तो जो ये इनके लोप होने की प्रक्रिया है या दो शब्दों से एक शब्द बनने का भाव है, वह समास कहलाता है। परिभाषा एक बार पुनः देखते हैं। दो या अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर, प्रत्ययों का लोप यानी कि रसोई के लिए घर, तो के लिए प्रत्यय का लोप होता है और शब्द बनता है रसोई घर, एक स्वतंत्र शब्द बन जाता है रसोई घर। तो जो ये स्वतंत्र शब्द बनता है उसे सामासिक शब्द कहते हैं। और ये जो बनने की प्रक्रिया है या दो पदों के जुड़ने की प्रक्रिया है, दो पदों के संयोग की प्रक्रिया है, ये जो संयोग का भाव है, ये समास कहलाता है। समास की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन से लक्षण होते हैं उसके, आइए जानते हैं। समास में कम से कम दो पदों का योग होता है, अर्थात दो शब्द या पद जुड़ते हैं और वे दो या अधिक पद मिलकर एक हो जाते हैं। एक पदी भावः समासः, अर्थात ये जो एक पद होने का भाव है वही समास है। जैसे रसोई और घर, रसोई के लिए घर, ये जो दो शब्द हैं रसोई घर, इनका मिलकर एक होना और रसोई घर बनना, तो ये जो एक
पद होने का भाव है, यही समास है। समास में समस्त होने वाले पदों का विभक्ति प्रत्यय लुप्त हो जाता है। जैसे अभी मैंने चर्चा की थी, रसोई के लिए घर, तो ये जो के लिए है ये विभक्ति प्रत्यय है। इसका लोप होता है तभी ये दो शब्द मिलकर एक बनते हैं, एक पद बनते हैं। और समस्त पदों के बीच संधि की स्थिति होने पर संधि अवश्य होती है। अब आप देखिए, आपने संधि भी पढ़ा, और यदि कुछ भूल रहे हों तो पिछले वीडियोस जो संधि पर आधारित हैं उन्हें पुनः देखिए। जहां संधि की आवश्यकता होती है वहां संधि के नियम भी समास में लागू होते हैं, और ये नियम मुख्यतः संस्कृत के तत्सम शब्दों में लागू होता है। आइए इसे हम एक उदाहरण के द्वारा देखते हैं। अब जैसे सामासिक शब्द है राजपुत्र, इसका जब हम समास विग्रह करते हैं तो शब्द होते हैं राजा का पुत्र। अब इसमें राजा एक पद है, पुत्र दूसरा पद है, और का विभक्ति प्रत्यय है। तो जब राजा का पुत्र राजपुत्र बनता है तो इस बनने की प्रक्रिया में विभक्ति प्रत्यय का लोप हो जाता है, और ये जो बनने की प्रक्रिया है, जो एक पद होने की प्रक्रिया है, जो एक पद होने का भाव है, वही समास है। और जब राजा का पुत्र राजपुत्र हो जाता है तो ये जो एक पद बनता है इसे ही सामासिक शब्द अथवा समस्त पद कहते हैं। अब अभी हमने पिछली स्लाइड में नियम में देखा कि जहां संधि की आवश्यकता होती है वहां संधि का नियम भी लागू होता है। तो आइए एक और उदाहरण देखते हैं। शब्द है रामावतार। अब इसका हम विग्रह करते हैं तो शब्द बनेगा राम का अवतार। का विभक्ति प्रत्यय है, राम एक पद है, अवतार दूसरा पद है। और अभी अभी हमने देखा कि दो पद मिलकर एक होते हैं, विभक्ति का लोप हो जाता है। तो जब विभक्ति का लोप हो जाएगा तो शब्द बचेंगे राम अवतार, और ये दो शब्द मिलकर जब एक बनेंगे तो यहां पर संधि का नियम भी लागू होगा। राम अकारांत है और अवतार अ से आरंभ हो रहा है, तो दो ह्रस्व स्वर जो समान स्वर हैं वे मिलकर दीर्घ हो जाते हैं और शब्द बनता है रामावतार। तो ये फिर से दो पद मिलकर एक पद हो गया, और ये जो मिलकर बनने की प्रक्रिया है तो इसे हम समास कहते हैं। और जो शब्द हमें मिला रामावतार उसे सामासिक पद या समस्त पद कहते हैं। और यहां पर आपने देखा कि संधि का नियम लागू हो रहा है। तो समास समझने के लिए हमें इन नियमों को जानना भी आवश्यक है और समास के लक्षणों को समझना भी आवश्यक है। अब आइए हम देखते हैं कि संधि और समास में
क्या अंतर है, क्योंकि बहुधा जो विद्यार्थी होते हैं वो इसी भ्रम में पड़ जाते हैं कि संधि में भी तो संयोग होता है और समास में भी संयोग हो रहा है, तो फिर क्यों वह संधि है और यह समास है। तो आइए देखते हैं दोनों में अंतर क्या है। संधि में दो वर्ण आपस में मिलते हैं, जैसा कि अभी अभी हमने देखा, राम अवतार, अ और अ मिलकर आ बन जाता है। तो दो वर्ण जहां आपस में मिलते हैं वहां संधि होती है, जबकि समास में दो पदों का योग होता है। और इसका दूसरा अंतर यह है कि समास में जब दो पदों का संयोग होता है तो जो प्रत्यय होता है, अभी हमने देखा विभक्ति प्रत्यय, उसका लोप हो जाता है। और इनमें अगला अंतर यह है कि संधि के तोड़ने को हम विच्छेद कहते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी प्रश्न होता है संधि विच्छेद कीजिए, और समास को जब तोड़ा जाता है तो उसे विग्रह कहते हैं। समास का विग्रह होता है और संधि का विच्छेद होता है। हिंदी में संधि केवल संस्कृत के तत्सम पदों में होती है, जबकि समास संस्कृत तत्सम, हिंदी, उर्दू और हर प्रकार के शब्दों में होता है। और ये अंतर भी जानना आवश्यक है कि छोटे छोटे और साधारण सामासिक शब्द बहुधा दूसरे से मिलाकर लिखे जाते हैं, जैसे राजपुत्र, रसोई घर, रामावतार। लेकिन बड़े बड़े सामासिक शब्द योजक चिन्ह के द्वारा मिलाए जाते हैं, जैसे रात दिन, माता पिता, पाप पुण्य। इस तरह के जो शब्द होते हैं वे योजक चिन्ह के द्वारा मिलाए जाते हैं, और छोटे छोटे शब्द आपस में जोड़कर एक बना दिए जाते हैं। अब आइए जानते हैं समास विग्रह कैसे होता है। सामासिक शब्दों का संबंध व्यक्त करके दिखाने की रीति को विग्रह कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बुद्धि संपन्न, इसका समास विग्रह होगा बुद्धि से संपन्न। अब देखिए, बुद्धि और संपन्न शब्द करण कारक से संबद्ध है, अर्थात यहां पर विभक्ति प्रत्यय से का प्रयोग हो रहा है, और यही से जब समास होता है तो लुप्त हो जाता है और शब्द बनता है बुद्धि संपन्न। इसी प्रकार कमल नयन, चतुर्भुज और पीतांबर शब्दों का समास विग्रह क्रमशः कमल के समान नयन, चार हैं भुजाएं जिसमें, और पीत है अंबर जिसका, ये होगा। आप और भी शब्दों के उदाहरण देखिए और उनका अभ्यास कीजिए। और किसी भी सामासिक शब्द में विभक्ति लगाने का प्रयोजन हो तो उसे समास के अंतिम शब्द में जोड़ते हैं, जैसे माता पिता से। मान लीजिए माता पिता समस्त पद का किसी वाक्य में प्रयोग करना है, तो हम कहेंगे माता पिता से कह दीजिए, अर्थात विभक्ति का प्रयोग समस्त पद के बाद हो रहा है। ऐसा नहीं कि हर पद के बाद माता से पिता से कह दीजिए, नहीं,
माता पिता से कह दीजिए, या दूध वाले ने दूध दिया, या दूरागत ने प्रणाम किया, या विद्यालय में आज बड़ी चहल पहल है, विद्यालय में। तो इस प्रकार समस्त पदों के बाद ही विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। अब आइए देखते हैं समास के भेद कितने होते हैं। तो विद्यार्थियों, मुख्य रूप से हिंदी में समास के 4 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। और इन भेदों का आधार है शब्दों की प्रधानता अथवा अप्रधानता, अर्थात जिन 2 शब्दों का समास होता है उनमें से कौन सा प्रधान है और कौन सा अप्रधान। आइए इसे समझते हैं। समास के भेदों की पहचान का यही मुख्य तरीका है। अब देखिए, जिस समास में पहला शब्द प्रायः प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे मनमाना, मन के अनुसार। अब इसमें कौन सा शब्द प्रधान है? मन। किसके अनुसार? मन के अनुसार। दूसरा उदाहरण देखिए, यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो। शीघ्रता तो करनी है लेकिन जितना अधिक कर सके, तो यथाशीघ्र। और जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कठखोदवा, अर्थात काठ को खोदने वाला। काठ को खोदने वाला दूसरा पद प्रधान है इसमें। या फिर देवालय, देव का आलय या देव के लिए आलय, इसमें भी दूसरा पद प्रधान है। इसी प्रकार जिस समास में दोनों शब्द प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अब ध्यान से यदि हम शब्दों को देखें तब भी हमें याद रह जाएगा, द्वंद्व का भाव होता है, दोनों शब्द प्रधान होते हैं। जैसे पाप पुण्य, पाप और पुण्य। माता पिता, माता और पिता। भाई बहन, भाई और बहन। और ऐसे शब्दों का समास विग्रह करते समय प्रायः और शब्द का प्रयोग किया जाता है, और योजक शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये याद रहना चाहिए, तब वहां पर द्वंद्व समास होता है। और जिसमें कोई भी पद प्रधान न हो बल्कि समस्त पद मिलकर किसी अन्य पद का विशेषण होता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशमुख, 10 हैं मुख जिसके। अब 10 मुख किसके होते हैं? किसी के भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन जब दशमुख कहा जाता है तो इसका अर्थ होता है रावण। 10 हैं मुख जिसके अर्थात रावण। तो 10 मुख, ये जो सामासिक शब्द है इसका विग्रह करते हैं और अर्थ निकालते हैं तो ये दोनों शब्द मिलकर किसी अन्य अर्थ को प्रकट करते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, लंबोदर, अर्थात लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। अब यहां भी देखिए,
लंबा है उदर जिसका। किसी अन्य का उदर अगर लंबा है तो उसके लिए लंबोदर शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि लंबोदर शब्द रूढ़ हो गया है गणेश के लिए। तो ऐसे शब्द जहां मिलते हैं वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। यदि हम इन चारों चीजों को, इन चारों भेदों के लक्षणों को याद कर लें तो हमें समास समझने में कठिनाई नहीं होगी। और विद्यार्थियों, इन चारों भेदों और उनके उपभेदों को भी हम अपने आने वाले वीडियोस में विस्तार से सीखेंगे। इसकी चर्चा विस्तार से विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से की जाएगी। यहां मात्र इनका लक्षण बताया गया है कि इनकी पहचान कैसे करें। तो जैसा कि अभी मैंने कहा, समास के सभी भेदोपभेदों की चर्चा विस्तार से आने वाले वीडियो में की जाएगी। इसलिए समास और उनके भेदों को पूरा समझने के लिए आने वाले वीडियोस जरूर देखें। विद्यार्थियों, इस पाठ के निर्माण में मैंने जिन पुस्तकों को आधार बनाया है उनके नाम हैं हिंदी व्याकरण कामता प्रसाद गुरु और आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना वासुदेव नंदन प्रसाद। मैं आप दोनों लेखकों का धन्यवाद करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। मुझे विश्वास है कि आज के इस पाठ से आपको समास समझने में अवश्य सहायता मिलेगी। आप इन पाठों को स्वयं भी देखें और अपने मित्रों से भी देखने का आग्रह करें। चैनल लाइक करें और साझा करें। सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, बेल आइकन भी दबाएं। इससे आपको आगे आने वाले पाठों का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अब आप हमसे हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। पाठ्य सामग्री की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। पढ़िए और हिंदी व्याकरण ध्यान से सीखिए। आपके सवालों और टिप्पणियों की हमें प्रतीक्षा रहेगी। तो विद्यार्थियों, आगे का पाठ अगले सप्ताह। तब तक के लिए धन्यवाद।